गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। आप इंग्लिश की ग्रामर अगर सीखना चाहते हैं तो देखिए, इंग्लिश की ग्रामर सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एकदम अल्फाबेट से स्टार्ट किया था और कुछ चीजें वहां पर लगभग 1 घंटे की क्लास में हमने डिस्कस करी है, बहुत ही बेसिक बातें। तो उसी तरीके से आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम रहेगा सब्जेक्ट। बट बिफोर वी गो हैड एंड डिस्कस द सब्जेक्ट, हमें कुछ छोटी और बातें जानना पड़ेगी कि क्या इस ग्रामर को पढ़ने के लिए सीधे हम रूल्स पे जंप कर जाएं या क्या सीधे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जंप कर जाएं सीखने के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उससे पहले इसकी कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इंग्लिश की ग्रामर की छोटी छोटी बारीक बातों को नहीं समझेंगे तब तक हमें ग्रामर बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है। तो आज की इस क्लास में मैंने शामिल किया है बहुत ही छोटी बातें जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इंग्लिश की ग्रामर में। और मैं मानता हूं कि जहां तक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ आप तुक्के लगा सकते हैं 40% सही करने के बाद। जहां सिलेक्शन होना है आपका 80% प्लस, अगर आप स्कोर करते हैं इंग्लिश में तब आपका सिलेक्शन होना है। और आप 40% करने के बाद तुक्के लगाना शुरू करते हैं। तो उन तुक्कों से बचने के लिए हमने ये सोचा कि इंग्लिश की ग्रामर को एकदम बेसिक से उठाया जाए, एकदम बेसिक से उसको सीखा जाए कि क्या तरीका रहेगा सीखने का, क्या अप्रोच रहेगी सीखने की। तो देखिए, आज की इस क्लास में ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामेटिकल यूनिट्स की। तो ग्रामेटिकल यूनिट्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये जान लो आप। ठीक है, तो ग्रामेटिकल यूनिट्स को जानने के बाद हम वर्ड क्लास पे बात करेंगे। वर्ड क्लास क्या होती है, वर्ड क्लास के बारे में हम ऑलरेडी एक थोड़ा सा डिस्कशन तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी वर्ड क्लासेस पे। ठीक है, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं वही वर्ड क्लासेस हैं, फिर भी हम एक बार और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है फ्रेजेस। फ्रेजेस को जानना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हम फ्रेजेस को नहीं जानेंगे डीप नॉलेज के साथ, तब तक हम इंग्लिश की ग्रामर के पूरे 100% क्वेश्चनों को सही कर ही नहीं सकते। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेंटेंस के एलिमेंट। सेंटेंस के एलिमेंट या क्लोजेस के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इसको। क्या है, इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूं। तो देखिए, बने रहिए अंत तक, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलने वाली है। और आप देखना, इन बातों को कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डिस्कस बेसिकली नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे बनाया है, ताकि आप इन सब बातों को, इन चारों बातों को आप अच्छे से समझ ले, ताकि आपको ग्रामर समझना आसान हो जाए। तो ये बैच बेसिकली आपको ग्रामर नहीं सिखा रहा है, ये बैच आपको ये सिखा रहा है कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे चाहिए, ग्रामर को कैसे आप डील करोगे परीक्षा में। क्योंकि रूल्स तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं बुक से, बट रूल्स का समझ आना ये जरूरी है। तो उसको क्यों नहीं समझ आता, उन कारणों पे काम किया गया है। चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं ग्रामेटिकल यूनिट से। तो ग्रामेटिकल की यूनिट्स क्या क्या होती है ये देखिए आप। देखिए, वर्ड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सेंस, यानी एक सेंसिबल वर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे अगर हमने एक बुक का एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, आपने देखा होगा, तो बी डबल ओ के अगर मैं लिखता हूँ यहाँ, जैसे मान लो बी डबल ओ के, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। अगर मैं इसी के वर्ड्स, इस वर्ड के अगर मैं लेटर्स को चेंज कर दूं, जैसे मान लो ओ के बी ऐसे लिख दूं, तो क्या इसका कोई मीनिंग नहीं होगा? तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, तो ये एक वर्ड भी नहीं रहेगा, ये एक वर्ड होगा। तो ये वर्ड था। उसके बाद में हमने बात करी थी फ्रेज की। तो फ्रेज के कितने टाइप्स हो सकते हैं ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है बट विदाउट कंप्लीट मीनिंग। उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम का मीनिंग तो है बट कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा अगर वर्ड्स हो तो उनको हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज कुछ भी हो सकती है, वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है क्लोज। क्लोज होता ये है कि ये एक पार्ट होता है सेंटेंस का। ठीक है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इस सेंटेंस के पार्ट में इसके स्वयं के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मतलब समझ आए, सेंटेंस होता है क्या, उसके दोनों पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया गया है वहां पे। तो क्लोज अपने खुद के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रखता है, ये वाली बात। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लिए आप पिछला वीडियो देखेंगे। अब अगली बात अगर हम डिस्कस करें तो वो है सेंटेंस, और हम सेंटेंस के टाइप्स भी डिस्कस कर चुके थे। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग हो। ठीक है, उन
ऐसे कुछ वर्डों का ग्रुप हो सकता है और उनको हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर अगर हम उनको फंक्शन के अकॉर्डिंग करें तो फिर वो असर्टिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है या ऑप्टेटिव हो सकता है। इन बातों को हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये सेंटेंस क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, या सेंटेंस के पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ आए। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक बार सबसे पहले वर्ड क्लास को, जिसको हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो नाउन है वर्ड क्लास में, यानी वर्ड। अगर मैं मान लो एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको फिर से मैं इस बात को समझा दूं। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ लिख दूं मैं वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। तो यहाँ पे जो वाटर है ये आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिख रहा होगा, और ये वाटर द प्लांट्स है तो ये एज ए वर्ब काम कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं यही बोलूं देयर इज a little water in the glass, तो अब आप देखिए यहाँ पर देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ पर जो वाटर है ये एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी एक ही वर्ड अलग अलग रोल प्ले करता है सेंटेंस में। अकॉर्डिंग टू फंक्शन उसकी वो क्या काम आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर द प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर एज ए वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर काम कर रहा है, एज ए नाउन परफॉर्म हो रहा है। तो आप इसी बात को समझेंगे कि वर्ड की क्लासेस क्या क्या हो सकती हैं। एक वर्ड या तो नाउन हो सकता है, जो आप देख रहे हैं नेमिंग वर्ड्स, सारे नेमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं। और नाउन को जो रिप्लेस कर दे उसी को कहते हैं हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के बाद में हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, यानी इनके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन ऐड कर दे। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि बॉय, अगर हम उसी बॉय को इंटेलिजेंट बॉय बना दे तो इंटेलिजेंट बॉय को और क्वालिफाई करता है, यानी उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ और ऐड करता है, तो उसी को कहते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में हम पढ़ते हैं वर्ब। तो वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टेट और एक्शन को डिफाइन कर सके, यानी स्टेट और एक्शन बताने वाले सारे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। इनके लिए हम सबके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल्ड डिस्कशन के साथ जाएंगे, एकदम डीप नॉलेज के साथ। अभी आज जैसे पिछले वीडियो में हमने इनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ब जो होती है स्टेट और एक्शन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं, यानी जो एक्शन होती है या कुछ स्टेट को शो करते हैं जो वर्ड्स नाउन की या सब्जेक्ट की, उसी को हम वर्ब बोलेंगे। और वर्ब को जो क्वालिफाई कर जाए उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स बोलेंगे। और उसके बाद में प्रपोजिशन है जो रिलेशन बताती है। तो रिलेट करना नाउन या प्रोनाउन को, अगर उनके लिए हमें कुछ वर्ड्स की आवश्यकता होती है, जैसे इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, तो इनको हम कहते हैं प्रपोजिशन। डिटेल्ड डिस्कशन में देखेंगे इन सबको। उसके बाद होता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से, या सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। और ओके, नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स आते हैं, ब्रावो, हुर्रे, इन सब वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इसके बाद में हम पढ़ते हैं फ्रेजेस। तो फ्रेजेस में क्या क्या शामिल करते हैं, हम किस टाइप की फ्रेजेस हो सकती है, यानी काइंड्स ऑफ फ्रेजेस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये अभी तो इस वीडियो में तो नहीं होगा, आगे जाके होगा। मैं आपको फिर भी इन चीजों से मिला देता हूं एक बार। नाउन फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज तो लगभग आप आज जान जाएंगे थोड़ी बहुत। तो नाउन फ्रेज का मतलब ये होता है कि ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बना है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। जैसे मैंने अगर ये बोल दिया बर्निंग ट्रेन, तो ट्रेन जो है उसकी क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे कि वो जलती हुई ट्रेन है, तो ये एक नाउन फ्रेज हो गई। तो कुछ दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर अगर एक नाउन बना देते हैं तो उनको कहते हैं हम नाउन फ्रेज।
और एडजेक्टिव फ्रेज मतलब एडजेक्टिव का काम करे, ऐसे दो या दो से अधिक वर्ड्स, उनको एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है। एडवर्ब फ्रेज जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे दो से अधिक वर्ड है, दो या दो से अधिक वर्ड्स हैं और दो या दो से अधिक वर्ड्स टाइम बताने का काम कर रहे हैं, तो ये टाइम की एडवर्ब हो गई। और इस बात को आप समझेंगे कि एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उन्हीं वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं। और एडवर्ब्स को आप ये समझेंगे कि एडवर्ब्स बेसिकली फ्रेजेस में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो इन बातों को भी आप याद रखेंगे कि एडवर्ब फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। वर्ब फ्रेज का मतलब दो या दो से अधिक वर्ड। जैसे अगर मैंने ये बोला हैज ईटन, तो ये हैज और ईटन ये दोनों के दोनों वर्ड क्या है, ये वर्ड दोनों के दोनों वर्ब का काम कर रहे हैं, तो इनको हम एज एन वर्ब फ्रेज बोल सकते हैं। वर्ब अगर हम इनको एज अ वर्ब फ्रेज बोल रहे हैं तो इसी बात को आप समझना, फ्रेज का मतलब ही ये होता है कि दो या दो से अधिक वर्ड्स, ठीक है, उनको विदाउट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होना चाहिए, उनका मीनिंग होना चाहिए बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होना चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं फ्रेज। और फ्रेज मतलब अगर नाउन का काम कर रहा है तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज, और अगर एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज, और अगर वर्ब का काम कर रही है फ्रेज तो उसको बोलते हैं हम वर्ब फ्रेज। और एक होती है प्रपोजिशनल फ्रेज, अगर वो फ्रेज प्रपोजिशन का काम करे तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। तो इस तरीके से ये टाइप्स होंगे 5 फ्रेजेस के, जिनको हम आप अगले वीडियोस अगले क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सेंटेंस के एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली। तो आज की इस क्लास में अगर हम सेंटेंस एलिमेंट्स को देखें तो सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सेंटेंस के एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे अपने पास एस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, ठीक है। तो एस वी ओ सी ए ये आपका सेंटेंस या क्लोज के एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम डिटेल्ड डिस्कशन के साथ जाएंगे। आज की इस क्लास में हम बेसिकली सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो देख लो एक बार सब्जेक्ट के एलिमेंट्स को क्या 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 हो सकते हैं, वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली अब से स्टार्ट होती है जहां हम सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के एलिमेंट्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। और इसमें आज हम सेंटेंस के एलिमेंट्स में पार्ट 1 सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप उससे पहले एक बार ये सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस में आपके पास है वी हैव कंसीडर्ड हर क्लेवर टिल नाउ। तो देखिए वी आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर वी आपका सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। हैव कंसीडर्ड जो है आपका, हैव कंसीडर्ड ये आपका वर्ब बन जाएगा। आपको दो बातें पहचानने में कोई तकलीफ नहीं है। और इस वर्ब का ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसको माना जा रहा है? क्लेवर, हर को। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये एक्शन को रिसीव करने वाला वर्ड जो इस सेंटेंस में है वो है हर। तो हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हर को क्या बताया, हर की और एडिशनल जो क्वालिफिकेशन या हर की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो है क्लेवर। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए उसके बाद में यहाँ पर एक टिल नाउ एडवर्ब है और इस एडवर्ब को ही हम बोलते हैं एडवर्बियल। देखिए डिटेल में समझेंगे कि एडवर्ब और एडवर्बियल में क्या फर्क होता है। बट अभी आप ये समझिए कि क्या आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल की बात समझ में आई है या नहीं। अगर मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूं, यहाँ पे देखो सिंपल एक सेंटेंस देखते हैं हम। मैं अगर ये बोलूं कि राम इज ए टीचर, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, इज आपके पास वर्ब हो गई, और ये टीचर हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया आपके हिसाब से, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इस बातों का ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट क्यों है ये मैं बता देता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है वो राम है और राम को इस के साथ कनेक्ट करता है कौन? टीचर, यानी राम की एडिशनल इंफॉर्मेशन टीचर है। तो ये जो टीचर वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? राम का। तो यहाँ पर ये राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आप बात समझ गए होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर ये रहेगा सेंटेंस में।
अगर मैं ये बोलूं कि ही रैन फास्ट, अगर मैं ये बोलता हूं तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, रैन वर्ब हो गई, और ये फास्ट एक तरीके से आपके पास एडवर्बियल हो गई या एडवर्ब हो गई जो इसको डिस्क्राइब कर रही है। तो इन बातों को समझिए आप कि आपके पास सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकती है और एडवर्बियल हो सकती है। एक परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने है, जो परफेक्ट एग्जांपल आपको ये बताता है कि एक सेंटेंस में 5 जो टाइप होते हैं, सॉरी 5 जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। ये पहचानना आपको आना चाहिए, ये मस्ट मैंडेटरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा ग्रामर में। तो ये वाली बात अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, आगे अगर देखें आप स्टेप बाय स्टेप, तो मैं यहाँ से आज की इस क्लास में सब्जेक्ट को डिटेल्ड डिस्कशन के साथ समझाऊंगा। अगर आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया तो ये मान के चलना योर हाफ जॉब इज डन, मतलब आप ये मानना ग्रामर में 50% आपने कमांड हासिल कर ली। क्योंकि सब्जेक्ट जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप प्लूरल और सिंगुलर वर्ब का कॉन्कॉर्ड नहीं बना पाएंगे, और जब तक आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो आप देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जहां से मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो यहीं पर डिपेंड करते हैं कि आपको सब्जेक्ट का पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट सब सिंगुलर है या प्लूरल है, और उनके लिए क्या क्या बातें, सब्जेक्ट है क्या वास्तव में, बेसिकली सब्जेक्ट है क्या इसको समझते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली अगर आप ये समझते हैं कि डूअर होता है तो ये गलत बात है। ओनली डूअर नहीं होता है सब्जेक्ट, डूअर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट की एक बार डेफिनेशन समझिए क्या होती है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ वर्ड और वर्ड्स डिनोटिंग व्हाट वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ड भी हो सकता है और वर्ड्स भी हो सकते हैं जो डिनोट करते हैं व्हाट वी स्पीक अबाउट, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए एक सेंटेंस हमने लिया लीव, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने ये बोला कि जाओ या यहां से छोड़ो या जाओ, लीव मैंने ये बोला, ठीक है। अब इस बात का मतलब समझना, यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट है और वो क्या है, यू। तो ये एक वर्ड यू जो था ये सब्जेक्ट था। दूसरे सेंटेंस में देखना ही रन्स, यहाँ पर ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और थर्ड सेंटेंस फायर बर्न्स, तो यहाँ पर फायर जो वर्ड है ये सब्जेक्ट का काम हो रहा कर रहा है। और अगला जो है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर वॉकिंग की बात कर रहे हैं हम। गुड फॉर हेल्थ क्या है, गुड फॉर हेल्थ तो वो है सब्जेक्ट वॉकिंग, तो वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और उसके बाद में जैसे मान लो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ सेंटेंस से आप समझते हैं कि वॉक करना हेल्थ के लिए गुड होता है। अब बात समझना, सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर नहीं दिख रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वहां पर यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर एक ये वाली बात करूं कि ही एक प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एक वर्ड सिंगल वर्ड एक सब्जेक्ट हो सकता है। फायर जैसे बात कर रहे हो आप तो ये एक सब्जेक्ट हो सकता है। वॉकिंग यानी एक वर्ब थी, उसी में आईएनजी यानी जेरेंड फॉर्म से हम एक सब्जेक्ट का निर्माण कर सकते हैं, ये एज ए नाउन परफॉर्म कर सकती है। और एक टू इन्फिनेटिव यानी वर्ब से पहले हम टू लगा दें फर्स्ट फॉर्म से पहले तो इन्फिनेटिव बन जाती है, और ये भी एक सब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो बात समझिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रमेश, ही, शी या राहुल ये ही सब्जेक्ट होंगे, नहीं। सब्जेक्ट किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद अगर वो जेरेंड बनती है तो वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकती है, और यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकती है। इन सेंटेंसेस से आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार, whom the and God सॉरी whom the gods love die young। अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ एक एक, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक एक वर्ड थे सब्जेक्ट में, यहाँ पर दो वर्ड थे और यहाँ पर 4 वर्ड है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट में दिख रहे हैं। whom the gods love, तो ये आपका एक कंप्लीट क्लॉज हो गया, यानी पूरा क्लोज का क्लोज ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। यानी whom the gods love, वो जिन्हें भगवान प्यार करते हैं, डाई यंग वो जल्दी मर जाते हैं। एक तरीके की प्रोवर्ब है, ये सेंटेंस में यूज हुई है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आप समझिए, ये पूरा क्लोज एज ए सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर गॉड, सिंगल गॉड वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है। तो अब आपको ये समझ आया होगा ये सब्जेक्ट है
और ये जो बाकी बच गए ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ गए तो मैं थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन समझाना चाहता हूँ, यानी एनलार्जमेंट समझाना चाहता हूँ सब्जेक्ट का। उससे पहले हम दो तीन बातें और देख सकते हैं कि प्रोनाउन इज वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ नाउन एक्विवेलेंट। नाउन के एक्विवेलेंट मान लिया जाता है प्रोनाउन को, जैसे ही, शी, इट, इन सबको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो ये जो ही है ये पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव केस है मतलब ये एज ए सब्जेक्ट की तरह परफॉर्म किया जा सकता है सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट परफॉर्म किया जा सकता है। तो अब इस बात को समझिए कि यहां से अगर हम ये बोले कि हिम इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो हिम कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनना गलत हो जाएगा, ये बात आपको समझना। यानी नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्ट बन सकता है प्रोनाउन का, ये बात भी आप ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं इनका एनलार्जमेंट देखूं, एनलार्जमेंट का मतलब थोड़ा सा एक्सपेंशन करके देखूं नॉमिनेटिव केसेस का, तो आप इन दो बातों को पढ़िए पहले, उसके बाद समझने की कोशिश करिए बात क्या कहना चाहता हूं मैं। द नॉमिनेटिव is sometimes enlarged by a word or words that add something to its meaning। यानी देखिए नॉमिनेटिव के आगे अगर हम कुछ वर्ड्स आगे पीछे कुछ वर्ड या वर्ड्स जोड़ दें, ठीक है, तो वो भी परफॉर्म करते हैं एज ए सब्जेक्ट। कैसे देखते हैं सेंटेंस के एग्जांपल में देखते हैं। उससे पहले एक बात और पढ़ लो, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनलार्जमेंट इज एन एडजेक्टिव और ए पार्टिसिपल एंड बोथ फॉर्म्स ऑफ एनलार्जमेंट में अकर टुगेदर। या तो देखिए एडजेक्टिव होगा या कोई पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव तो आप जानते हैं, पार्टिसिपल क्या होता है, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। अभी के लिए समझ लो, सेंटेंस से आपको समझ आएगा। देखिए मैंने कहा ए फियर्स फायर बर्न्ट डाउन माय हाउस, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, पहले इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। एक भीषण आग ने मेरे घर को जला दिया, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, किसने जलाया, ए फियर्स फायर, एक भीषण या एक बहुत भयंकर आग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया, यानी फायर जो आपका नाउन है उसके अंदर आपने अफेयर्स एक शब्द जोड़ दिया, यानी एक एडजेक्टिव जोड़ दिया, और इस एडजेक्टिव को जोड़ने के बाद भी ये सब्जेक्ट का ही काम करेगा। यहाँ पे जो फंक्शन होगा इसका वो सब्जेक्ट ही होगा, ये ध्यान रखना। अब दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, अगर इसी अफेयर्स फायर में हम एक पार्टिसिपल जोड़ दें, ब्रेकिंग आउट यस्टरडे। ठीक है, तो क्या बोला हमने सेंटेंस, अफेयर्स फायर ब्रेकिंग आउट यस्टरडे बर्न्ट डाउन माय हाउस। तो इसका मीनिंग समझना आप एक बार हिंदी में समझना, क्योंकि आप हिंदी में इंग्लिश को समझते हैं। अफेयर्स फायर ब्रेकिंग आउट यस्टरडे बर्न्ट माय हाउस मतलब एक भीषण आग जो कल जल रही थी, यानी कल जलती हुई जो कल जल रही थी, भीषण आग, भयंकर आग जो कल लग रही थी, उसने मेरे घर को जला दिया। तो थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन इसने ऐड की है, कहां पे, इस फायर में पहले आपने ये एडजेक्टिव जोड़ा, उसके बाद आपने ये पार्टिसिपल जोड़ा, ठीक है, ये वाला बार्किंग पार्टिसिपल जोड़ा, और ये इस तरीके से टोटल यहां से और यहां तक ये कंप्लीट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये आपका टोटल सब्जेक्ट है। तो आप जब भी कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने लगे, तो आप ये नहीं सोचना कि सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्ड होगा, आपको ही, सी, इट या फिर राम, श्याम, गणेश, इस तरीके के जैसे अगर आप वर्ड्स ढूंढ रहे हैं तो आप गलती कर बैठेंगे, आप ग्रामर को नहीं पहचान पाएंगे। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए सब्जेक्ट को और आगे डिटेल से पढ़ते हैं हम एक बार और। एनलार्जमेंट इज ए नाउन और प्रोनाउन इन द पजेसिव केस। पजेसिव केस में एनलार्जमेंट कैसे हो सकता है, देखिए, माई प्रोस्पेक्ट्स आर नॉट बैड। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावना। तो देखिए प्रोस्पेक्ट्स, सिंपल ये वर्ड ही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता था, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट फंक्शन हो सकता था, बट इसके आगे हमने एक पजेसिव केस नाउन प्रोनाउन का पजेसिव केस हमने जोड़ दिया, और इसको कहते हैं हम माय। तो इस तरीके से ये दोनों वर्ड मिलकर एज ए सब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे इस सेंटेंस में, पहली बात। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, अ फॉक्स's टेल। तो यहाँ पर जो फॉक्स की टेल है, ठीक है, इज ऑफ ए टाउनी कलर। टाउनी मतलब थोड़ा पीले भूरे रंग का जो होता है उसको बोलते हैं। तो उसकी टेल की कुछ विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर आप देखिए फॉक्सिस टेल। फॉक्सिस टेल का मतलब देखिए आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड हो गए आपके 1, 2 एंड 3, तीन वर्ड से मिलकर अपने आप में एक सब्जेक्ट का निर्माण हुआ है। यानी यहाँ पर फॉक्सिस टेल, यहाँ पे ना तो फोक्स नाउन, ना तो यहाँ पे फोक्स सब्जेक्ट है और ना ही यहाँ पर टेल सब्जेक्ट है। यहाँ पर कंप्लीट फ्रेज
अ फॉक्स's टेल, ये एक नाउन और ये एक आपके यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रही है इस सेंटेंस में, तो इस बात को समझ लेना आप अच्छे से। इसके बाद अगली बात और देखते हैं, एक और एनलार्जमेंट देखते हैं हम। एनलार्जमेंट इज अ नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है, देखिए ये भी बहुत आपको काम आएगा। जॉन, कोमा लग रहा है, उसके बाद ध्यान रखना, द बेकर हैज टेकन ए न्यू शॉप। देखिए अब आप इस बात से समझ पाए होंगे कि जो जॉन है वो ही यहाँ पर बेकर है, यहाँ अलग अलग आदमी नहीं है, जॉन की ही क्वालिटी है, इसी को हम बोलते हैं अपोजिशन। तो यहाँ पर जब भी किसी का नाम लिख दो, आप नाम लिख दो यहाँ पे और उसके बाद में उसका व्यवसाय लिख दो। जैसे मान लो अगर मैं ये कहता हूं रमेश, रमेश कोमा लगाना पड़ेगा, दे बॉस, ये बॉस है, ठीक है, रमेश द बॉस इज अ क्लेवर मैन। तो यहां पर आप मुझे ये बताइए, द बॉस इज क्लेवर मैन या रमेश द बॉस इज क्लेवर मैन, कौन है यहाँ पर? आप इस बात को समझ के बताइए कि यहाँ पर जो रमेश है वही कौन है, बॉस है। यानी ये दोनों जो वर्ड है यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। तो अब वर्ब भी यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि द बॉस और रमेश को अलग अलग करके यहाँ पर आर कर दो। अगर आर आपने चूज कर लिया तो ये गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको ये नाउन इन अपोजिशन में आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्लीट सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, और आप आज की नई बात जान गए होंगे शायद। इसके बाद अगली बात देखते हैं एक बार सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। एक एनलार्जमेंट और देखते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ए प्रपोजिशन फॉलोड बाय नाउन। देखिए माय प्रोस्पेक्ट्स इन लाइफ आर नॉट बैड। अब समझिए, देखिए सब्जेक्ट जो है आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आपके पास जो भी बचा हुआ है वो सेंटेंस में, उस पार्ट को खैर हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आज सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट को। तो माय प्रोस्पेक्ट्स, यहां तक आपने पिछले सेंटेंस में डिस्कस कर लिया था। इसमें प्रपोजिशन के साथ एक वर्ड और जुड़ गया है, यानी आपने प्रपोजिशन के साथ एक नाउन को फॉलो करवाया है, और अब आपके पास ये पूरे चार के चार वर्ड प्रोस्पेक्ट्स इन लाइफ, ये पूरा एज ए सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है इस सेंटेंस में। जैसे माय प्रोस्पेक्ट्स इन लाइफ आर नॉट बैड, मेरी लाइफ में मेरी जो संभावनाएं हैं वो बुरी नहीं है, खराब नहीं है, इसका मतलब ये था सेंटेंस का। तो यहाँ पर आप मतलब मेरी संभावनाएं लाइफ में, ये पूरे सेंटेंस में ये पूरे चार वर्ड एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये समझना, यहाँ पर ना तो माई सब्जेक्ट है, ना प्रोस्पेक्ट सब्जेक्ट है, ना इन लाइफ सब्जेक्ट है या लाइफ सब्जेक्ट है, यहाँ पर चारों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम एक बार। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देखिए अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अब बात समझना, ये एक सेइंग है वैसे देखा जाए तो, अ बर्ड इन द हैंड, जो हाथ में है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा अनुकूलित है बजाय जो हाथ में नहीं है के, ठीक है। तो अब बात समझना, ए बर्ड इन द हैंड, ये पांचों वर्ड आपके क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट को पहचानने की सबसे बड़ी कला तो ये भी हो सकती है कि आपको ये समझ आती हो, या अगर ये बातें फ्रेजेस समझ आती हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर से जस्ट पहले आपके पास क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। अब इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ोगे तो पूरा आप अच्छे से पढ़ के देख लेना कि एज ए नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन रहा है या सिंगल एक वर्ड एज ए नाउन सब्जेक्ट बन रहा है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद अगली बात अगर हम देखें तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो कोई क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। पढ़िए इस रूल को एक बार। Sometimes a clause can be used to enlarge the nominative. This is called an adjective clause because it enlarges the noun as an adjective would do. जैसे adjective, आप इस बात को समझिए, the house in which we live, the house in which we live has been sold. जो घर जिसमें हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं वो बिक गया, ठीक है, वो बिक गया। तो यहां पर ये देखिए द हाउस इन विच वी लिव, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है,
तो इसका मतलब ये अपने आप में एक सेंटेंस हो सकता था, यानी एक क्लोज है ये, इसमें अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये पूरा क्लोज एज ए सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है इस सेंटेंस में। ये बातें अगर आपको समझ आई हैं आज की इस क्लास में, अगर आपको सब्जेक्ट डिटेल्ड से समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज अगर नए हैं चैनल पर तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ब क्या होती है, और वर्ब को हम डिटेल्ड डिस्कशन के साथ जानेंगे, वर्ब किस तरीके से परफॉर्म करती है सेंटेंस में, वर्ब के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या काइंड्स हो सकते हैं, इन बातों पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।